सोनाली और आप देख रहे हैं केकेडी न्यूज। मुद्दे की चर्चा में आप सभी का बहुत स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के चुनाव के बारे में और इन पांचों राज्यों के विधानसभा चुनाव के बारे में। जी हां, आपको बता दें 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव का बिगुल बज गया था, जिसमें 7 नवंबर को मिजोरम और छत्तीसगढ़ में पहले चरण का मतदान पूरा हो चुका था, जिसके बाद आज यानी 17 नवंबर को मध्य प्रदेश में 230 सीटों पर और छत्तीसगढ़ में 70 सीटों पर मतदान जारी था अभी तक, जिसमें 5 बजे ये मतदान खत्म हो चुका है। वहीं राजस्थान में 23 नवंबर को 200 सीटों पर और तेलंगाना में 30 नवंबर को 119 सीटों पर मतदान होना है, जिसके बाद इन पांचों राज्यों का मतदान पूरा हो जाएगा और 3 दिसंबर को रिजल्ट आना है इन पांचों राज्यों में किसकी सरकार आखिर बन रही है और भाजपा की तरफ ये पांचों राज्यों का राज्य जाएगा या कांग्रेस की तरफ जाएगा, ये 3 दिसंबर को साफ हो जाएगा। बता दें छत्तीसगढ़ और मिजोरम में भाजपा और कांग्रेस में कांटे की टक्कर देखी गई थी और आज मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भी चुनाव के दौरान घमासान देखने को मिला है। जी हां, जो बता दें वार पलटवार की बात करें, उसके अलावा अगर बात करते हैं लड़ाई झगड़े की, तो वो भी देखने को मिला है। इस बीच सपा प्रमुख अखिलेश यादव के बयान ने भी गठबंधन में दरार डालने का काम किया था, क्योंकि अखिलेश यादव को कांग्रेस की तरफ से मध्य प्रदेश में एक भी सीट नहीं दी गई थी, जिसके बाद से अखिलेश यादव ने निर्दलीय चुनाव लड़ने का फैसला किया था और आज मध्य प्रदेश में चुनाव था, जहां सपा भी खड़ी थी, बसपा भी खड़ी थी और एक तरफ कांग्रेस थी, दूसरी तरफ भाजपा थी। दोनों के बीच बेहद कांटे की टक्कर थी और जनता अब कांग्रेस को देखती है या बीजेपी को देखती है या सपा की ओर अपना रुख करती है। ये चुनाव के नतीजे आने के बाद पता चलेगा। कांग्रेस ने सपा को चुनाव में एक भी सीट नहीं दिया था। मेन मुद्दा ये था। सवाल ये है कि आखिर कौन है मध्य प्रदेश की जनता की पहली पसंद और कौन बना है मध्य प्रदेश की जनता की पहली डिमांड। एमपी की जनता को किन योजनाओं का मिला है लाभ? लाडली बहन योजना जो एक बड़ा फैक्टर साबित हो रही है, क्या यही बदलेगी चुनावी मिजाज? क्योंकि मध्य प्रदेश में चुनाव पूरे हो चुके हैं और उसके बाद जो रिजल्ट आएगा वो ही बता पाएगा कि क्या ये लाडली बहनें जो हैं वो चुनाव का मिजाज बदल चुकी हैं। जी हां, तो इस मुद्दे पर गंभीरता से चर्चा करने के लिए हमारे साथ आज हमारे तमाम मेहमान मौजूद हैं। बीजेपी से विकास पांडे जी और कांग्रेस से पवन गुप्ता जी और सपा से मिशन जैदी जी। आप सभी मेहमानों का हमारे शो मुद्दे की चर्चा में बहुत स्वागत है। जी हां, सबसे पहला सवाल हमारा विकास जी आपसे है। एक तरफ भूपेश बघेल की ओर खुद ही ईडी की तलवार लटकी हुई थी, वहीं दूसरी ओर वो भाजपा पर पैसे और शराब देकर वोट खरीदने का आरोप लगा रहे हैं और आज वहीं छत्तीसगढ़ में चुनाव भी चल रहा था। उसी दौरान ये बड़ा बयान भूपेश बघेल का सामने आया, जिसमें भाजपा पर इतना गंभीर आरोप लगाया गया है। जी विकास जी। विकास जी अपने माइक को अनम्यूट कर लीजिए। विकास जी, हमारा सवाल ये है कि भाजपा पर कांग्रेस पर और भूपेश बघेल पर पहले से ही ईडी की तलवार लटक रही थी, लेकिन उन्होंने आज भाजपा पर छत्तीसगढ़ में चुनाव के दौरान एक बड़ा आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि पैसे और शराब देकर के वोट खरीद रही है भाजपा और ये आरोप बेहद बड़ा है और ये छत्तीसगढ़ में चुनाव के दौरान ये बयान दिया गया है भूपेश बघेल की ओर से। देखिए, निश्चित तौर पर आपने ये एहसास लगा लिया होगा इस बयान से। आप बहुत समय से पत्रकारिता जगत से जुड़ी हुई हैं और आप वरिष्ठ पत्रकार हैं। आप इससे अंदाजा लगा लिया होगा कि भूपेश बघेल जी ये चुनाव हार गए, क्योंकि हारने से पहले ही ये इस तरीके की बयानबाजी अक्सर आपने देखा होगा कि ब्लेम ईवीएम को दिया जाता था, लेकिन नए तरीके का प्रयोग कांग्रेस पार्टी ये कर रही है अपनी हार को छुपाने के लिए और हार पर नया बहाना ढूंढने के लिए। कांग्रेस पार्टी के मुख्यमंत्री का ये स्टेटमेंट है। निश्चित तौर पर हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए बड़े हर्ष की बात है। आज ये दिखाई दे गया है बघेल जी के इस स्टेटमेंट से कि वो चुनाव छत्तीसगढ़ का बड़े बहुमत के साथ हार रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी वहां पुनः अपनी सरकार बनाने जा रही है। एक चीज आपको समझनी पड़ेगी सोनाली, ये उसी दिन से तय हो गया था जब महादेव ऐप का भंडाफोड़ हुआ था, जब
भूपेश बघेल जी की कारगुजारियां सामने आना चालू हुई थी, उसी समय से ये तय हो गया था कि छत्तीसगढ़ से भूपेश बघेल जी की विदाई अब तय है, क्योंकि भूपेश बघेल जी ने सब कुछ किया। आपको अगर याद हो कि केंद्रीय योजनाएं, चाहे वो प्रधानमंत्री आवास योजना हो, चाहे वो स्वास्थ्य की योजना हो, चाहे हमारी तमाम केंद्र की जो योजनाएं हैं, उनकी सबसे ज्यादा दुर्गति अगर कहीं है तो वो छत्तीसगढ़ के अंदर है, जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं है। उन सारे प्रदेशों में अगर देख लें तो उनमें भी अगर सबसे ज्यादा दुर्गति किसी राज्य में है केंद्र की योजनाओं की, तो वो छत्तीसगढ़ है। छत्तीसगढ़ की जनता से आखिर क्यों दुश्मनी निकाल रहे थे भूपेश बघेल जी, और मुझे लगता है इसी चीज का जवाब छत्तीसगढ़ की जनता ने दिया है। जिन हजारों लाखों लोगों को आपने प्रधानमंत्री आवास से मरहूम रखने का काम किया, उसे घोटाले की भेंट चढ़ा दिया। हजारों लाखों लोगों को आपने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा चलाई गई योजना, स्वास्थ्य बीमा योजना का लाभ ना ले पाए, उसमें तमाम तरीके की अड़ंगेबाजी करने का और भ्रष्टाचार करने का काम जो भूपेश बघेल जी ने किया, आज उसका परिणाम निकल करके सामने आ रहा है। और छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी बड़े बहुमत के साथ सरकार बनाने जा रही है, ये बिल्कुल तय है। बस एक मुहर लगाई है भूपेश बघेल जी ने, मैं उन्हें धन्यवाद देता हूं इस चीज के लिए, वरना कांग्रेस पार्टी को तो अपने में झांक करके देखना चाहिए कैसी सरकारें चलाई हैं उन्होंने, और अपनी सरकार की नाकामियों को छुपाने के लिए आज वो भारतीय जनता पार्टी पर इस तरीके के उल जलूल बेवजह के आरोप लगा रहे हैं। पवन गुप्ता जी जवाब दीजिए कि छत्तीसगढ़ में जो चुनाव होने वाले हैं, पहले ही से कह दिया जा रहा है कि जो भाजपा है वो कई तरह के प्रयास कर रही है जनता को लुभाने के लिए। उसके अलावा जो अभी विकास पांडे जी ने जितने भी आरोप लगाए हैं कांग्रेस के ऊपर, उन सारी बातों का आप जवाब दीजिए पवन जी। ऐसा है जी, ये भी भाजपा के हमारे प्रिय जो साथी थी, ये भी यही सपने देख रहे हैं, मगर वहां पर ये भाजपा जो भी हथकंडे अपना सकती है जी, मगर सरकार में नहीं आ सकते हैं। वहां पर 2/3 बहुमत से कांग्रेस की सरकार छत्तीसगढ़ में आ रही है, और वहां पर जितने बघेल ने काम किए, जितनी योजनाएं लागू की, जितने कार्य किए हैं, उससे बौखला गए बीजेपी वाले। और इन्होंने पूरी ताकत लगा दी, पूरा अपना सब कुछ कर लिया, मगर आप जब रिजल्ट आएगा आप देखेंगे 2/3 बहुमत से, यानी 90 में 70 से ज्यादा सीटें हैं कांग्रेस पार्टी। और इन्होंने कर्नाटक में कोशिश की, जब बजरंग दल पर प्रतिबंध लगाया गया तो उन्होंने बजरंगबली को धार्मिक मोड़ देने की कोशिश की। ये इन्होंने यहाँ पर किया। महादेव की कोई बात आई तो भगवान महादेव को शिव जी को ले आए, शिव जी का अपमान। अरे भैया, धर्म से हटके थोड़ा मुद्दों पर बात करो, राजनीति बात करो, जनता की बात करो। ये बात नहीं है, ये हर विषय को धर्म से लाके टंग करके धार्मिक दृष्टिकोण के साथ बात आप लोगों को संवेदनशील करके अपने पक्ष में करना चाहते हैं। इनमें तुम्हारे को ये जो इनके जो सपने हैं कि वहां भाजपा की सरकार आ रही है, ये 3 तारीख को इनके पूरे हो जाएंगे और इनको दिख जाएगा कि सरकार किसकी आ रही है। कांग्रेस पार्टी की सरकार स्पष्ट बहुमत नहीं, 2/3 बहुमत के साथ आ रही है। आप लोग बहुत ही ज्यादा दावे के साथ कह रहे हैं पवन जी, और इससे पहले 7 तारीख को भी हमने देखा कि एक बयान आया जिसमें से भूपेश बघेल कह रहे थे कि हम 18-19 सीटें जीतेंगे 20 में से, और आज उनके पुत्र ने, चैतन्य ने भी ये दावा कर दिया कि वो 75 सीटें जीतेंगे। मतलब पहले से ही कैसे बता दिया जा रहा है विकास पांडे जी, पहले से ही कैसे बता दिया जा रहा है कि 75 सीटें जीतेंगे या 18-19 सीटें जीत जाएंगे हम? ये जनता से बात करके जनता के बीच में संवाद जी। विकास पांडे जी जवाब दीजिएगा। तो हमारे नेटवर्क में थोड़ा सा इशू आ रहा है, लेकिन अगर हम बात करें भूपेश बघेल की और उनके बेटे की, तो लास्ट जो हमने चुनाव देखा था उसमें भूपेश बघेल ने कहा था। जी बताइए। देखिए, दो चीजों को आप आपस में मिक्सअप कर रहे हैं। एक चीज ये कि एक तरफ भूपेश बघेल जी कह रहे हैं हम 75 सीटें जीत रहे हैं, उनके पुत्र श्री कह रहे हैं हम 20 में से 18 सीटें जीत रहे हैं, तो फिर भारतीय जनता पार्टी के वोट को खरीदने का प्रश्न कहां उठता है? जब आपको जनता वोट कर रही है, आप इतनी सीटें जीत रहे हैं, तो फिर ये घबराहट क्यों है भाई? ये बताएं भूपेश बघेल जी। भूपेश बघेल जी अपनी नाकामियों को छुपाना चाह रहे हैं। आपको मैं फिर कहता हूं, आपको महादेव ऐप का जिक्र किया हमारे सम्मानित प्रवक्ता साथी ने, मुझे बता दीजिए कि महादेव ऐप के
जो भी उसको चलाने वाला व्यक्ति था, उसने अपना बाकायदा वीडियो जारी किया और उसने ये कहा है कि मैं भूपेश बघेल जी से मिला हूं। ये भारतीय जनता पार्टी के किसी व्यक्ति ने नहीं कहा, ये स्वयं उस व्यक्ति ने कहा है जो इस केस में सबसे बड़ा अपराधी है, जो इसका साजिश करता है, जो महादेव ऐप का ऑनर है। उसने स्वयं इस बात को कहा है वीडियो जारी करके कि मैं भूपेश बघेल जी से मिला और 508 करोड़ रुपए का सीधा सीधा लेन देन उसके द्वारा स्वीकार किया गया, जो कहीं ना कहीं चुनावी दस्ते भी भूपेश बघेल जी ने इस्तेमाल किया होगा। निश्चित तौर पर जब इतना मोटा पैसा आया है, बड़ा पैसा आया है, तो वो चुनाव में कहीं ना कहीं इस्तेमाल किया होगा। लेकिन मुझे एक तरफ ये बताने से और कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता बता दे मुझे कि भूपेश बघेल जी ने आज तक ये मना क्यों नहीं किया कि मैं इस शख्स को जानता नहीं। जो शख्स उन पर आरोप लगा रहा है, आप बहुत सीनियर पत्रकार हैं, आप भी कहीं अगर भूपेश बघेल जी की बाइट मिल जाए जिसमें उन्होंने ये कहा हो कि मैं इस शख्स को जानता ही नहीं हूं, अगर ये कहा हो, नहीं कहा, इसका सीधा सीधा मतलब है कि महादेव ऐप का घोटाला हुआ है और कांग्रेस पार्टी इस घोटाले के मूल में है। भूपेश बघेल एंड कंपनी इस घोटाले के मूल में है। छत्तीसगढ़ की जनता ने अपनी मुहर लगा दी है और भारतीय जनता पार्टी वहां पर सरकार बनाएगी। अभी कांग्रेस के प्रवक्ता भी कह रहे थे कि हमारा जो सपना है वो 3 तारीख को पूरा हो जाएगा, तो जल्दबाजी में ही कह गए लेकिन सही बात बोल गए वो। तो हमारा ये सपना नहीं है, ये हमारा विश्वास भी है छत्तीसगढ़ की जनता के ऊपर, क्योंकि जनता ये जानती है कि डबल इंजन के साथ जब वो चलेगी तो जो छत्तीसगढ़ की गाड़ी और तेजी से दौड़ेगी, जिसपे ब्रेक लगाने का काम भूपेश बघेल जी ने किया है, उस ब्रेक को अब जनता हटाना चाहती है और हटा करके ही दम लेगी छत्तीसगढ़ की। जवाब दीजिएगा पवन गुप्ता जी कि भाजपा पूरे दावे के साथ कह रही है कि छत्तीसगढ़ में जो है सरकार बनाएगी और छत्तीसगढ़ में 3 दिसंबर को ये साफ हो जाएगा कि किसकी सरकार बनेगी, और वहीं कांग्रेस भी इस बात को लगातार कहते आ रही है। और जहां तक महादेव ऐप के घोटाले की बात है, उन सवालों का भी जवाब दीजिएगा। जी पवन जी। हाँ देखिए, हमने कहा ना, इन्होंने कर्नाटक में जब बजरंग दल को प्रतिबंधित किया गया तो ये लोग बजरंग बली को लेकर उड़ लिए। अरे बजरंग बली भगवान है, उन्होंने बजरंग बली ने वो लात मारी, लंका जलाने वजह वो पूंछ मारी वहां पे, इनका सफाया हो गया कर्नाटक में। यहाँ पे इन्होंने महादेव के नाम का यूज किया। अरे महादेव में अगर कोई आपके पास एविडेंस है, कोई आपके पास जांच में मिला, प्रमाण मिले, आप कार्रवाई करिए, कौन रोक रहा है? आप अगर भूपेश बघेल के खिलाफ कार्रवाई, अगर एविडेंस आपके पास है, गिरफ्तार करिए। देश का कानून आपके पास है, जब चाहे गिरफ्तार कर सकते हो, कर रहे हैं आप लोगों के साथ। आपका यही काम रह गया, दूसरा कोई काम रह नहीं गया आपके पास डराने धमकाने के अलावा। आप करिए ना, कौन रोक रहा है? आपकी ईडी कार्रवाई कर रही है, एविडेंस है तो करिए। लेकिन ईडी किसी सरकार के इशारे पे तो काम नहीं करती ना पवन जी। ईडी तो अपना काम कर रही है, सरकार अपना काम कर रही है। जहां तक वोटर्स की बात है वो अपना काम कर रहे हैं, और जहां तक उम्मीदवारों की बात है वो अपना काम कर रहे हैं। सरकार का सारा तो बहुत छोटा शब्द आपने कहा। भाजपा के कार्यकर्ता बहुत पीछे हैं। ईडी भाजपा की सबसे बड़ी पार्टी कार्यकर्ता ईडी, भाजपा की सबसे बड़ी सेना है ईडी। इस समय भाजपा के पास बचा ही कार्यकर्ता तो घबरा गए कि अब सरकार हमारी नहीं बननी है, तो ईडी का प्रयोग करो, सीबीआई का प्रयोग करो, इनकम टैक्स का प्रयोग करो। अरे आपने आज तक कभी सुना चुनाव डिक्लेयर हो गए, चुनाव डिक्लेयर होने के बाद कोई आपने इस तरह की कार्रवाई आज तक 75 साल में देखी आपने? ये पहली बार हुआ है चुनाव डिक्लेयर हो, चुनाव पीक पे हो और 5-6 दिन में वोटिंग हो रही हो और ईडी अपनी कार्रवाई कर रही है। इस तरह की कार्रवाई, ईडी का काम है, अपना काम कर रही है, कोई काम थोड़ी रोक देता है चुनाव के लिए। और आप अगर बात कर रहे हैं 75 सालों की, तो 75 सालों का जो ब्यौरा है वो जो जनता है वो दे देती है। और जहां तक घोटाले की बात है, वो घोटाले हुए हैं असल में, और 508 करोड़ के घोटाले की बात सामने आई है। विकास जी जवाब दीजिएगा। भाजपा के नेता उसमें सम्मिलित हैं, भाजपा के पैसा ले रहे हैं, भाजपा के नेताओं ने पैसा लिया है। ये चाहते हैं उसको डाइवर्ट करने कांग्रेस की, तब करो ना, आपको एविडेंस तो करिए ना। प्रमाण ही हमारा कानून तो प्रमाण के साथ चलता है। आप एविडेंस दीजिए, गिरफ्तार करिए, कौन मना कर रहा है? आप लोग कभी सुप्रीम कोर्ट पे आरोप लगा देते हैं, आप लोग कभी ईडी के ऊपर आरोप लगा देते हैं। आप सुप्रीम कोर्ट अपना काम ना करे, ईडी अपनी जांच ना करे और ईडी अपना काम ना करे, साफ साफ केवल आरोप लगाना और अपना पल्ला झाड़ लेना। विकास जी जवाब दीजिए। हमने कभी नहीं कहा सुप्रीम कोर्ट अपना काम ना करे। सुप्रीम कोर्ट
इस प्रवृत्ति से इन्हें बाहर निकलना पड़ेगा। आज देश में सरकार बचाने के लिए हम किसी पर कार्रवाई नहीं करते, क्योंकि पूर्ण बहुमत की सरकार है देश में नरेंद्र मोदी जी की, और उस पूर्ण बहुमत की सरकार पे जनता का विश्वास है। आज हमारी सरकार में इस तरीके की स्थितियां नहीं बन सकती। आप ये समझ लीजिए भाई, ये बात ये बिल्कुल सीधा सीधा सा सवाल है कि श्रद्धेय मुलायम सिंह यादव जी को जरा याद कर लें, कांग्रेस पार्टी के नेता, जब अपनी सरकार बचाने के लिए आपने उनके पीछे सीबीआई लगा दी और आय से अधिक संपत्ति का मुकदमा दर्ज कर दिया। क्यों लगा दी थी भाई? सीबीआई लगाई थी इसलिए क्योंकि आप अपनी सरकार बचा पाए। आपने बहन मायावती के पीछे सीबीआई लगा दी केवल इसलिए कि कांग्रेस पार्टी अपनी सरकार बचा ले जाए। हमारे ऊपर ऐसा कोई दबाव नहीं है, कोई ऐसी वजह नहीं। कारण ये कि हम विशुद्ध रूप से राजनीति को भ्रष्टाचारियों के चुंगल से मुक्त कराना चाहते हैं, यही हमारा मेन उद्देश्य है। भ्रष्टाचारी कहीं भी हो, आप ये समझ लीजिए कि आप अगर विपक्ष में बैठे हैं, तो क्या ये आपको अधिकार हो जाएगा कि आप भ्रष्टाचार करते रहें, और जब भ्रष्टाचार में पकड़े जाएं तो सीधा सीधा ये कह दें कि साहब हम विपक्ष में बैठे हैं इसलिए हमें छूट है इस बात की कि हमें भ्रष्टाचार करने दिया जाए क्योंकि हम विपक्ष में बैठे हैं। ये पुरानी पद्धति है जो कांग्रेस के समय में चला करती थी श्रीमान जी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में ये प्रवृत्ति चलने वाली नहीं है। अगर आप भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, भ्रष्टाचार में संलिप्त है, तो ईडी, सीबीआई या केंद्रीय एजेंसियां आपका दरवाजा कभी भी खटखटा सकती है। इसके लिए आप बेफिक्र रहिए। हमें कोई जरूरत नहीं है सरकार बचाने के लिए ईडी, सीबीआई का इस्तेमाल करने के लिए। हमारे पास देश की जनता का समर्थन है, हमारे कार्यकर्ताओं का विश्वास है, और हमारा कार्यकर्ता बहुत मजबूत है। आप ये भी समझ लीजिए, वो हर स्थिति परिस्थिति से लड़ना जानता है। इसी वजह से इन विरोधियों के पेट में दर्द नहीं हो रहा है, बवंडर उठा हुआ है इन सबके पेट में, क्योंकि ये जान रहे हैं कि एमपी हम दोबारा जीतने जा रहे हैं और राजस्थान से इन्हें बाहर कर दिया है, छत्तीसगढ़ से ये बाहर होने जा रहे हैं। तो कांग्रेस पार्टी की तो इबादत उसी दिन लिख दी गई थी जब इनके यहाँ परिवारवाद पे अंतिम मोहर लगी थी। तो ये तय मान लीजिए, देखिए विस्तृत रूप से आप बात समझिए, नेताओं के पुत्र ही क्यों आ रहे हैं भ्रष्टाचार के आरोपों के घेरे में, आप ये समझने का प्रयास करिए। और कहीं ना कहीं एक बड़ी वजह मैं आपको बता दूं कि इनके यहाँ परिवारवाद की जड़ें बहुत गहरी, और जब तक इनके यहाँ परिवारवाद इतने नीचे लेयर तक बना रहेगा तब तक मुझे लगता नहीं है कि इनके यहाँ कार्यकर्ताओं का कहीं समायोजन हो पाएगा, कार्यकर्ता बेचारा फल फूल पाएगा। उसका भी कहीं ना कहीं इन्हें दुष्परिणाम भोगना पड़ रहा है, उसका भी दुष्परिणाम इन्हें उठाना पड़ रहा है। जी पवन जी जवाब दीजिएगा कि इतने सारे आरोप लगे, परिवारवाद का भी साथ में आरोप लगा, उसके साथ दुष्परिणाम आपको इन सारी चीजों का भुगतना पड़ेगा कहीं ना कहीं। और अगर बात कर ले इंदौर में इस बार के चुनाव की, तो वहां पर जो घमासान और मारपीट देखने को मिला है, जिसके बाद पुलिस को आंसू गैस के गोले का भी इस्तेमाल करना पड़ा। कांग्रेसी एक तरफ आरोप लगा रहे, दूसरी तरफ भाजपा ही आरोप लगा रहे। आखिर मामला क्या है? मतलब चुनाव के दौरान भी ये मारपीट, ये झगड़ा लड़ाई जरूरी था और एक दूसरे का सर फोड़ना जरूरी था? तो इनको समझ में नहीं आ रहा, ये हार इनको स्पष्ट दिख रही है। इनको समझ में आ गया कि इनके कोई भी विधायक यहाँ पे आने में बड़ा मुश्किल है, 10-15 विधायक आ जाए तो बहुत बड़ी बात है। तो ये घबराहट में जो कर सकते कर रही है। जी पवन जी जवाब दीजिएगा, क्योंकि ये जो कांग्रेसियों के ऊपर हमला हुआ है, ऐसा कांग्रेसी कह रहे हैं, उसका आरोप सीधा सीधा भाजपा के ऊपर लगाया जा रहा है। और आज मध्य प्रदेश में और छत्तीसगढ़ में चुनाव के दौरान ये सब हुआ है, इससे जनता के ऊपर क्या असर पड़ रहा है, और आखिर ये दोनों पार्टियां जो राष्ट्रीय लेवल की हैं वो करना क्या चाहती हैं? देखिए, दोनों पार्टी का अपना अपना विचारधारा अलग अलग है। कांग्रेस की विचारधारा अलग है, भाजपा की अलग है। कांग्रेस चाहती है कि जनता के मुद्दों को उठाकर, जनता की बात करके, जनता की समस्याओं को उठा के चुनाव जीते। बीजेपी चाहती है कि हम भ्रष्टाचार करके, हम ईडी और सीबीआई का प्रयोग करके, लोगों को डरा के, धमका के, धर्म की राजनीति करके हम सत्ता में आए। वे दोनों की विचारधारा में बिल्कुल स्पष्ट अंतर है। ये जनता के लिए लड़ाई लड़के आना चाहते हैं, वो धर्म के नाम पे लड़ाई लड़के आना चाहते हैं। इनके दोनों की विचारधारा अलग है, ये इनको समझना पड़ेगा। जी विकास जी जवाब दीजिएगा। देखिए, भारतीय जनता पार्टी विशुद्ध रूप से विचारधारा आधारित पार्टी है, और हमारी विचारधारा है अंत्योदय की, और उसी अंत्योदय का परिणाम है कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आज पिछले कई वर्षों से गरीब कल्याण के लिए काम कर रहे हैं। हम भी, आप भी जानते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है कि जिनके शासनकाल में नाना से लेकर, दादी से लेकर, पिताजी से लेकर, माताजी से लेकर और बेटे तक एक जुमला कहते कहते नहीं थक रहे हैं, गरीबी हटाएंगे, गरीबी हटाएंगे, गरीबी हटाएंगे। लेकिन
किसी की गरीबी नहीं हटी देश में। हाँ, अलबत्ता कुछ लोगों की गरीबी जरूर उन्होंने दूर कर दी। तो मुझे लगता है कि यही तिलांजलि है कांग्रेस पार्टी के लिए, जो अब होने जा रही है 2024 के लिए इलेक्शन में। फाइनल तिलांजलि जनता इनको देने जा रही है। और दूसरी बड़ी चीज आप समझ लीजिए, IMF की अभी रिपोर्ट आई है कि माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पिछले 5 सालों में देश में 13 करोड़ गरीब लोग गरीबी रेखा से निकल करके ऊपर आए। क्या आज तक ऐसा कभी हुआ? गरीबों का हमेशा मजाक बनाने वाली पार्टी कांग्रेस पार्टी आज गरीबों को लेकर के भी राज्यों में जाकर के आप देखिए राजनीति करती है, लेकिन ये नहीं बताती है कि गरीबों के लिए ही तो छत्तीसगढ़ में वो योजना चली थी जिससे प्रधानमंत्री आवास मिलता। आखिर उसमें भ्रष्टाचार करके उस योजना को ठप्प करने का काम क्यों किया भूपेश बघेल जी ने? ये छत्तीसगढ़ की जनता उनसे जानना चाहती है। ये जानना चाहती छत्तीसगढ़ की जनता, जो गरीब जनता जिसे 5 लाख का स्वास्थ्य बीमा मिलता तो उसके कुछ आंसू पुछते। और मुझे लगता है कि स्वास्थ्य को लेकर के ये एक बड़ी पहल थी जिसकी वैश्विक स्तर पर सराहना हो रही थी, लेकिन विद्वेष की राजनीति का आलम देखिए छत्तीसगढ़ में कि भूपेश बघेल जी ने उस योजना को भी ठंडे बस्ते में डालने का काम किया, उस पर भी ब्रेक लगाने का काम किया। तो ऐसी घृणा की राजनीति जो कांग्रेस का आधार रही है, घृणा की राजनीति को छत्तीसगढ़ की जनता तिलांजलि देने जा रही है। मध्य प्रदेश हिंसा की बात कर रही है आप, मध्य प्रदेश की हिंसा में कांग्रेस पार्टी के लोगों ने, मैं बता रहा हूं आपको कि छतरपुर में जो पैरामिलिट्री के फोर्सेस के जवान लगे हुए थे उन पर भी हमला किया कांग्रेस पार्टी के लोगों ने। तो ये कैसी व्याकुलता है कांग्रेस के अंदर कि अपने कार्यकर्ताओं पे कम से कम अंकुश लगाइए। सारे आरोप सुनते रहिएगा, स्वीकार करना भी सीखिए, मेरा ये आग्रह है। मैं कहना चाहता हूँ, पहले तो छत्तीसगढ़ की बातें कर रहे हैं, रजवाड़ों के साथ नहीं जाने वाली है छत्तीसगढ़ में आई समय इन्होंने बात किया और किसी भी तरह का स्पष्ट भारत सरकार को काम नहीं करने दिया। इन्होंने हर अपने केंद्रीय नीति में इन्होंने रंगा डाला जिससे वहां पे काम ना हो, और जनता समझ गई और जनता ने समझ के वोट दिया और वोट करिए कि 3 तारीख को सामने आ जाएगा, इनको समझ में आ जाएगा। और जहां तक छतरपुर की घटनाएं हैं वहां पे कांग्रेस ने बीजेपी वालों ने की है, बीजेपी वालों का योग्य हुई है इनके संस्कार की उपद्रव करना, मारपीट करना, लोगों को बदनाम करना, ये सब इनका कल्चर है, इनका संस्कार है। ये इसके साथ चलते हैं, इसी साथ राजनीति करते हैं। ये जब ये समझते हैं कर रहे हैं तो यही करते हैं। पिछली बार क्या है, मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनी, इन्होंने क्या किया? भ्रष्टाचार के बल पर, पक्षी के बल पर, पद के बल पर लोगों को तोड़ के और एक निर्वाचित सरकार जनादेश से किया। ये तो इनका काम है। ये कर्नाटक में किया, ये मध्य प्रदेश में किया, ये महाराष्ट्र में किया, ये गोवा में किया, इनका कल्चर यही है। ये खुद जब निर्वाचित होके नहीं आते हैं तो भ्रष्टाचार से कमाए गए पैसे के बल पर ये सरकार बना लेते हैं। इनका तो काम यही है। ये कहां से पीछे है? इनका काम है भ्रष्टाचार के बल पर सरकार बनाना, जनता द्वारा निर्वाचित होते नहीं है। भाई आपकी हार रहे हैं, तीनों जगह कांग्रेस की गवर्नमेंट बन रही है, फिर ये कोशिश करेंगे सरकार वहां पर गिराने की पैसे के बल पर। जो उन्होंने हजारों करोड़ रुपया कमाए हैं, यानी कितने हजार करोड़ अदानी से कमाए हैं, वो सब इसी में तो खर्च होगा। अब जवाब दीजिए विकास जी। और एक तरफ अगर बात कर ले तो मध्य प्रदेश में सरकार गिरने का भी आरोप भाजपा के ऊपर ही लगाया जा रहा है, और अभी पवन गुप्ता जी ने भी ये साफ साफ कहा कि भाजपा ने ही कहीं ना कहीं उनका हाथ था, कि उन्हीं की वजह से जो है वो मध्य प्रदेश में सरकार गिरी थी, उसके बाद मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार बनी थी। ये सारी बातें अभी तक आप लोगों ने सुनी है, विकास जी आपने सुनी है, आप जवाब दीजिए। देखिए, नाच ना आवे आंगन टेढ़ा, तो अपने कुनबे को ना बचा पाना और परिवारवाद की बेदी पर जब कांग्रेस कसी गई तो यही हुआ। आप देख लीजिए कि आजादी के बाद से कांग्रेस कितने बार विघटन का शिकार हुई, और केवल एक वजह से, और वो वजह आज तक वही वजह है, और वो है परिवारवाद। केवल परिवारवाद की वजह से कांग्रेस पार्टी, चाहे एनडी तिवारी से ले लीजिए और चाहे उससे पहले से ले लीजिए, और चाहे वर्तमान में आप कांग्रेस पार्टी के अंदर G20 के 3 के नेताओं को, क्या G23 के नेता आप सबको याद होंगे? सोनाली जी, आपको भी याद होंगे कि उन्होंने कांग्रेस पार्टी को पत्र लिखा था बाकायदा, और उनके परिवारवाद को लेकर के सवाल उठाए थे। ये हमने तो नहीं कर दिया था भाई, ये भी कांग्रेस पार्टी के लोग अब हम पे आरोप लगा देंगे कि कपिल सिब्बल, मनीष तिवारी, इन सबको, सलमान खुर्शीद, इन सबको हमने उकसा दिया था। क्या भारतीय जनता पार्टी उकसा सकती है इतने वरिष्ठ नेताओं को?
नहीं उकसा सकती। दिक्कत यहाँ पे है कांग्रेस पार्टी, मैं फिर कहूंगा, अपनी नाकामी और परिवारवाद, इन पर पर्दा डालने के लिए कांग्रेस पार्टी ऊल जलूल की बातें करती है और उन्हीं ऊल जलूल की पार्टी में वो स्वयं फंस जाते हैं। मुझे बता दीजिए कि जिनकी पीढ़ियों ने कांग्रेस पार्टी को सींचने का काम किया, जितना योगदान गांधी परिवार का है, मुझे लगता है उतना ही योगदान सिंधिया जी के परिवार का है, उतना ही गुलाम नबी आजाद जी के परिवार का है, उतना ही कपिल सिब्बल जी का भी है। ऐसे कई उदाहरण हैं जो कांग्रेस पार्टी को छोड़ करके गए हैं। और क्यों छोड़ करके गए? केवल एक वजह, आजादी के बाद से जब भी कांग्रेस के अंदर विघटन पैदा हुआ, वजह आज भी वही है जो कल थी, और वो है परिवारवाद। और जब तक परिवारवाद कांग्रेस पार्टी में रहेगा, तब तक मुझे लगता है कांग्रेस पार्टी का उद्धार होने वाला नहीं है, ये आप तय मान लीजिए, क्योंकि ये परिवारवाद की बेदी पर हमेशा कसे जाएंगे और भारतीय जनता पार्टी से इनका कोई मुकाबला नहीं, कोई मुकाबला नहीं है। क्यों? क्योंकि ये रामद्रोही लोग हैं, और जो रामद्रोही है उन्हें जनता हमेशा सबक सिखा के रहेगी, और सबक सिखाने का वक्त नजदीक आता जा रहा है। आ गए इनके पास, जब कुछ नहीं बचता है, कोई जनता की बात नहीं बचती तो मंदिर पे आ जाते हैं, रामद्रोही पे आ जाते हैं, भगवान का नाम लेने लगते हैं। अरे भैया, राम भगवान नाम आपके हैं तो हमारे लिए ये ना बताइए। जहाँ तक परिवारवाद की बात कर रहे हैं, ये जो उदाहरण है, ज्योति पूरा देश क्यों छोड़ के गए? वो पद के लिए छोड़ के गए, परिवारवाद के लिए, वो अपने निजी स्वार्थ के लिए गए। वो गुलाम नबी आजाद राज्यसभा नहीं मिली इसलिए छोड़ के गए, कपिल सिब्बल राज्यसभा नहीं मिली इसलिए छोड़ के गए। ये क्या बताएंगे परिवारवाद? और परिवारवाद तो अपने लेके इनके 70 बड़े नेता परिवारवाद इनके बच्चे हैं, सब जगह इनके बच्चे उनके आगे हैं, वो विधायक है, सांसद है, मंत्री बने, केंद्रीय मंत्री बने, इसमें क्या है, वो क्या है? ये परिवारवाद की परिभाषा नहीं है। ये पंकज सिंह का राजनाथ सिंह पे नहीं है, इनका परिवारवाद नहीं है, मगर इनका त्याग नहीं किया परिवार ने। कांग्रेस ने शुरू से मोतीलाल नेहरू के समय से, नेहरू जी आए, जवाहरलाल नेहरू आए, उन्होंने कांग्रेस का अपनी पूरी जवानी जेल में बिता दी देश को स्वतंत्र देने के लिए। उसके बाद देश को बनाने के लिए उन्होंने देश को आजाद रखने के लिए आगे इंदिरा जी ने अपना जीवन न्यौछावर कर दिया अपने देश को बचाने के लिए, राजीव गांधी ने जीवन न्यौछावर कर दिया। इनके बाद ऐसा क्या काम नहीं, ये भी ऐसा हमारे व्यक्ति ने देश को न्यौछावर कर दिया है ही नहीं। पवन जी हमारा एक सवाल मिशन जयदी जी से, पवन जी हमारा एक सवाल मिशन जयदी जी से है, हम एक सवाल मिशन जयदी जी से लेते हैं, क्योंकि मिशन जयदी जी हमारा सवाल ये है कि आप लोग वहां पर निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं मध्य प्रदेश में, इस बार निर्दलीय चुनाव लड़ा जा रहा है सपा की ओर से, और आज मध्य प्रदेश में चुनाव पूरा भी हो चुका है। तो अगर बात करें गठबंधन की, जो कि आप लोगों का लोकसभा चुनाव के लिए हुआ है, लेकिन अगर विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को सपा की जरूरत पड़ती है तो फिर क्या होगा? क्या विधानसभा चुनाव में भी एक गठबंधन देखने को मिलेगा? देखिए, अभी तो यहाँ का चुनाव संपन्न होने में कुछ ही मिनट रह गए हैं, तो अभी तो गठबंधन तो विधानसभा का नहीं हो पाया। अब लोकसभा के गठबंधन की जो आप बात कर रही हैं, तो ये आगे के ऊपर के जो हमारा शीर्ष नेतृत्व है, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं और बड़े जो नेतागण हैं, हमारी पार्टी का डिसीजन जो भी होगा तो एक मत लिया जाएगा बैठ करके, तो आगे की जो भी रणनात्मक कार्रवाई है वो की जाएगी। मेन मुद्दा यहाँ पर यह है कि किस तरह से देश के अंदर बढ़ती हुई महंगाई को, भ्रष्टाचार को, और किस तरह से देश के अंदर जो जहर नफरत फैलने का और घोलने का काम भारतीय जनता पार्टी द्वारा किया जा रहा है, इसको रोकने के लिए अगर कोई भी दल आना चाहते हैं तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है। अगर संविधान बचाने के लिए हमको केकेडी न्यूज का भी सहारा लेना पड़ेगा तो हम उसमें जाएंगे। लोकतंत्र को बचाने के लिए अगर हमको छोटी और बड़ी पार्टी से मतलब नहीं है, हमको नीति से मतलब है, व्यक्तिगत नीतियों से मतलब है, अगर उनमें हमको जोड़ना पड़ेगा किसी को जोड़ने के लिए तो हम वो जाएंगे। बात यहाँ पर कांग्रेस की और बात समाजवादी पार्टी की नहीं है, बात है देश के अंदर किस तरह से आपसी भाईचारे को जो खत्म किया जा रहा है इसको बचाने का। देश के अंदर जो अराजकता फैल रही है, जिस तरह से देश के अंदर धर्म की आड़ में जिस तरह से मुखौटा ओढ़ करके देश को नुकसान पहुंचाया जा रहा है, देश के लोगों को क्षति पहुंचाई जा रही है, देश के लोकतंत्र के ढांचे को कमजोर करने की कोशिश की जा रही है, उसको कैसे बचाया जाए, विकल्प इस बात की तलाशने की है, ना कि इस बात के ऊपर कि गठबंधन करके कैसे सत्ता से चिपका जाए, कैसे कुर्सियों पर विराजमान हुआ जाए, किस तरह से उसके जो ढांचे को, किस तरह से हम कानून को
उस कानून के बुने हुए जाल को कैसे कमजोर करके, तोड़ मोड़ करके किस तरह से हम अपने निजी फायदे उठाएं। जैसा कि अभी कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे थे कि जिनको सीट नहीं मिली वो अपने निजी फायदों के लिए चले गए। तो हमको नेताओं की आने और जाने से मतलब नहीं होना चाहिए। हमें देश को बचाने के लिए अच्छे लोगों को जोड़ने की जरूरत है। हमें ध्यान इस पर देना चाहिए, क्योंकि कोई भी नेता संविधान से, लोकतंत्र से बड़ा नहीं है। वो चाहे कोई हो, ये हमारे यहाँ हो, आपके यहाँ हो, या देश के किसी भी कोने में विराजमान हो। सबसे बड़ी चीज ये है कि उस व्यक्ति को जोड़ा जाए कि जो देश को जोड़ने का काम करे, ना कि तोड़ने का काम करे। और दल ही नेता बनाते हैं और इन दलों को जनता बनाती है। जनता से सर्वोपरि कोई नहीं है। तो आपकी नजर में वो व्यक्ति कौन है मिशन जैदी जी? आपकी नजर में वो व्यक्ति कौन है जो ये सारे काम कर सकता है और सर्वगुण संपन्न हो? आपकी नजर में वो व्यक्ति कौन है? क्योंकि आपने जितनी भी बुराइयां थी वो सब तो गिना दी, लेकिन जो सारी अच्छी बातें हैं वो कौन से व्यक्ति के अंदर में है जो जनता का हित करेगी? आपने तो एक बहुत पुरानी कहावत सुनी होगी कि जहां नशे में वहां पानी मर जाता है। मैंने किसी का नाम नहीं लिया। अगर कोई आदमी ये समझ रहा है कि हम इस योग्य है तो उसको बहुत बहुत बधाई, और अगर कोई ये सोच रहा है कि मैंने उस पर कटाव किया है तो उसको भी बहुत बहुत बधाई। क्योंकि इससे मतलब नहीं है कि कौन दल बड़ा है, कौन नेता बड़ा है। मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर हमने ये बात कही कि हमारी और आपके आने वाले बच्चों का फ्यूचर, उनकी जाने और उनका इज्जत और आबरू महफूज रहे, तो इसमें कोई गलत बात नहीं होगी। हमने सब जन संपन्न सारे समाज की, हमने समाजवाद की बात करी है। हमने देश के अंदर समाजवाद को व्यापक रूप से फैलाने की, प्रचार प्रसार करने की बात की है। अब उस समाजवाद के अंदर हिंदू भी है, मुस्लिम भी है, सिख भी है, ईसाई भी है, बौद्ध भी है, जैन भी है। ना कि एक एक नाम गिनाया जाए। देश की 125 मिशन जैदी जी, हमारा सवाल ये था कि अगर कांग्रेस को जरूरत पड़ती है सपा के वोटों की, अगर मध्य प्रदेश में जो सपा है उसके खेमे में वोट्स जाते हैं और कांग्रेस को कमी पड़ जाती है अगर, तो क्या होगा? तो क्या सपा जो है उस टाइम पर कांग्रेस का साथ देगी विधानसभा चुनाव में? क्योंकि जहां तक इतनी सारे घमासान देखने को मिले, इतने सारे बातें बयान देखने को मिली, उस हिसाब से ये जो गठबंधन है वो केवल लोकसभा के लिए है। क्योंकि आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी खुद ही कांग्रेस के ऊपर लगातार हमलावर होते हुए आए हैं जिस दिन से ये बात उनको पता चली है कि विधानसभा चुनाव में एक भी सीटें सपा को नहीं दी गई थी। मैडम एक मिनट भैया, एक मिनट हमारी बात सुन लें। कल अखिलेश जी ने बयान दिया, आज सब अखबारों में आया है कि ये सबने दिया कि हमारा जो नेशनल लेवल पर जो लोकसभा के लिए गठबंधन है वो बना रहेगा, उसमें कोई विवाद नहीं है और वो आगे चलेगा, उसमें कोई अवरोध नहीं है। हम लोग मिलकर लड़ेंगे। कल का बयान आज सब अखबारों में छपा है। ये मत कहिए कि लोकसभा में कोई हम लोगों के बीच में कोई विवाद है। ये तो कल लगा उन्होंने कहा। पवन जी, आपने गलत सुन लिया। हम विधानसभा की बात कर रहे हैं, हम विधानसभा की बात कर रहे हैं। और हमने सवाल ये पूछा कि अगर कांग्रेस को विधानसभा में मध्य प्रदेश में जरूरत पड़ती है सपा की, तो सपा क्या करेगी? हमारा सवाल ये था पवन जी, आपने सवाल ही गलत सुन लिया। तय करेंगे ये अखिलेश जी और राहुल गांधी और खड़गे साहब तय करेंगे क्या करेंगे। ये उनकी नीति, हम लोग इसे एक मिनट में क्या बोले, ये तो हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व तय करेगा। मगर आपने एक चेहरे की अभी बात की, आपने चेहरे की बात की थी, तो इनके पास तो एक चेहरा है नरेंद्र मोदी, इनके पास दूसरा चेहरा नहीं है। आपके पास भी एक चेहरा है राहुल गांधी। पवन जी, आपके पास भी एक चेहरा है, सपा के पास भी एक चेहरा है, सबके पास अपना एक चेहरा होता है। मिशन जैदी जी, जवाब दीजिए। जो कि देश को चला सकते हैं, हमारे पास 10 चेहरे हैं। विकास जी, अभी तक ये सारी बातें आपने सुनी है। विकास जी, अभी तक आपने जितनी भी बातें सुनी है उन सबका जवाब दीजिएगा। इस बीच हमारे बीच एक बड़ी ब्रेकिंग सामने आ रही है। जी हां, छत्तीसगढ़ में वोटिंग का समय समाप्त हो चुका है। अभी भी लाइन में लगे हुए हैं लोग। दरसीवा में हुई सबसे अधिक वोटिंग हुई है और पोलिंग बूथों पर 3 बजे तक मतदान खत्म हो गया था। वहीं छत्तीसगढ़ में 91% वोटिंग हुई है। वहीं मध्य प्रदेश के वोटरों में दिख रहा है गजब का उत्साह। मध्य प्रदेश में 6 बजे तक पड़ेंगे वोट। वहीं मध्य प्रदेश में दोपहर 3 बजे तक 61% मतदान हुआ है। जी हाँ, ये इस वक्त की बड़ी ब्रेकिंग सामने आ रही है, जहां पर छत्तीसगढ़ में 91% वोटिंग हुई है। जी हाँ, ये एक बड़ा आंकड़ा है क्योंकि ये कहीं ना कहीं 100 को छूता हुआ नजर आ रहा है। 91% वोटिंग हुई है। वहीं मध्य प्रदेश में 61% वोटिंग हुई है और मध्य प्रदेश में
में गजब का वोटरों में उत्साह देखने को मिल रहा है और ये वोटिंग की टाइमिंग बढ़ा दी गई है। 6 बजे तक वोट डाले जाएंगे और ये इस वक्त की बड़ी ब्रेकिंग सामने आ रही है। तो ये इस वक्त की एक बड़ी ब्रेकिंग हमारे सामने आ गई थी, जिसमें ये कहा जा रहा है कि मध्य प्रदेश में 6 बजे तक मतदान होगा, क्योंकि वोटरों की संख्या जो है वो लगातार बढ़ती जा रही है। विकास जी ध्यान दीजिएगा, वोटरों की संख्या और वोटरों की लाइन अभी भी लगी हुई है और छत्तीसगढ़ में इस बार 91% मतदान हुआ है। और अभी तक विकास जी, आपने जितनी भी बातें सुनी, जितनी भी आरोप सुने सपा की ओर से कह लें या कांग्रेस की ओर से, और सपा का पक्ष लेते हुए पवन जी ने जो कहा वो सब भी आपने सुना, जवाब दीजिएगा विकास जी। ये जो मुझे लगता है कि विरोधाभास भी पैदा करती है, और वो विरोधाभास है ये कि एक कहावत आपने सुनी होगी कि बड़े बेआबरू हो के तेरे कूचे से हम निकले। वही स्थिति होने वाली है। अब आगामी आप इंतजार करिए, वो क्षण दूर नहीं है, क्योंकि आपको याद हो कि अखिलेश यादव जी का ये बयान था कि कांग्रेस पार्टी हमें 6 सीटें लोग विधानसभा मध्य प्रदेश में देने की बात कर रही है। ये हमने नहीं कहा, ये स्वयं अखिलेश जी ने कहा है। भाई हमारे प्रवक्ता दोनों लोग सुन लें इस बात को। दूसरी चीज ये है कि उसके बाद आप देख लीजिए, कमलनाथ जी उधर घुटिया रहे हैं, अजय राय जी इधर घुटिया रहे हैं, और अखिलेश जी की मजबूरी का आलम देखिए कि वो अराग अलाप रहे हैं कि हमारा साहब लोकसभा में हम सब साथ हैं, हम सब साथ हैं। अरे भाई, आप समझने का प्रयास करिए कि कांग्रेस पार्टी ये जानती है कि अखिलेश जी की मजबूरी है, कांग्रेस बहुत जरूरी है। ये कांग्रेस पार्टी बहुत अच्छे से जानती है, उनके नेता भी जानते हैं। यही कारण है कि ना ही इनसे जो उपचुनाव हुआ इनका उत्तरांचल के उपचुनाव में, ना ही अखिलेश यादव जी से कुछ पूछा गया, बताया गया। उस पर भी आपने बयान सुना होगा अखिलेश यादव जी का। और उसके बाद मध्य प्रदेश में खुद ही कह रहे थे कि 6 सीटों की बात कर रहे थे। अब भैया वो भी नहीं दिए हमको, वो भी नहीं दिए। तो ये रोना हम थोड़े ना रो रहे हैं, ये स्वयं अखिलेश जी रो रहे हैं भाई, ये हम नहीं रो रहे हैं। और उसके बाद भी अखिलेश जी जब ये कहते हैं कि लोकसभा में हमारी जो है वो ऐसी ही चलती रहेगी, हम बने रहेंगे, तो ये स्पष्ट दिखा रहा है कि कांग्रेस इसी तरह का करते रहिए, इसी तरह का रोना रोते रहिए, आप इसी तरह में खुश रहिए, इसी खुशहाली में रहिए कि कांग्रेस और सपा में विवाद होगा, झगड़ा होगा, बवाल होगा, लोग साथ दे रहेंगे। आप इसका लाभ करते रहिए, आप उदाहरण देते रहिए, 6 सीट भी दी, 4 दी, और वहां पे सपा भी लड़ रही है, कांग्रेस भी लड़ रही है। मगर आप आने वाले समय में आपके प्रधानमंत्री कुछ कहा है, वो स्वयं अखिलेश जी ने कहा है। मैंने अभी अपना तो कुछ कहा ही नहीं है, मैंने तो वही कहा है। अगर इसमें कोई चीज गलत हो तो सोनाली जी मुझे टोक दीजिए आप। जी पवन जी, हर दूसरे दिन जब से सपा प्रमुख अखिलेश यादव को पता चला कि विधानसभा में सीटें नहीं मिली है कांग्रेस की ओर से, तब से सपा प्रमुख अखिलेश यादव लगातार कांग्रेस पर हमलावर हुए और हर सभा में उन्होंने कांग्रेस और भाजपा के ऊपर एक साफ निशाना साधा है और कई बयान दिए हैं। पवन जी, ये बयान हमने भी सुने, आपने भी सुने, आपने भी देखा, और सपा प्रमुख अखिलेश यादव सीधे सीधे वहां पे उनके प्रत्याशी हैं और सीधे सीधे कांग्रेस और भाजपा से लड़ाई है, तो आदमी बयान तो दे नहीं देगा। उसने क्या गलत किया? ये तो राजनीतिक है, बहुत बुरा असर डालते हैं पवन जी। जनता किस तरह से आप लोग भरोसा करे, जब आप यही फूट है जनता आप पे भरोसा करेगी। ये कहेंगे कि भाई ये कांग्रेस का प्रत्याशी बहुत बढ़िया है, हमारा भाई है, हमारा रिश्तेदार है, आप इसको भी वोट दीजिए, हमको वोट दीजिए। अरे जो भी नेता जाएगा वो अपने दल की बात करेगा। जब वहां पर हम लोग विरोधी के रूप में लड़ रहे हैं तो विरोधी बातें करेंगे, वो इसमें कौन सी नई बात कर ली उन्होंने? अभी हमारे सपा के प्रवक्ता कह रहे थे कि संविधान बचाने के लिए हम लड़ रहे हैं। तो संविधान की चिंता भाई समाजवादी पार्टी को तब क्यों नहीं हुई जब श्रद्धेय मुलायम सिंह यादव जी पर इसी कांग्रेस पार्टी ने आय से अधिक संपत्ति का मुकदमा दर्ज कर दिया था? अरे भाई, तब संविधान नहीं गया था क्या? तब संविधान सुरक्षित था समाजवादी पार्टी की? आप यही घटनाओं को याद दिलाते रहिए। आप पार्टी ने कांग्रेस के साथ क्या किया, ममता बनर्जी ने कांग्रेस के साथ क्या किया, कांग्रेस ने मुलायम सिंह के साथ क्या किया, आप दिल्ली सबको कहते रहिए, फूट नहीं डाल पाएंगे, फूट नहीं डाल पाएंगे, ये फूट डाल के तैयार है, मगर हम गलों में फूट नहीं डाल पाएंगे। बिल्कुल इस भ्रम को निकाल दीजिए, खूब आप खूब करिए, खूब करिए, आपके होने दीजिए, अलायंस एक रहेगा, एक होकर चुनाव लड़ेगा
और आपको 2024 का चुनाव हराएगा। ये पवन गुप्ता जी 2024 भी बेहद नजदीक है और 2024 आते ही पता चल जाएगा कि गठबंधन में आखिर कितनी एकता है या फिर कितना दरार आया है। आप सभी मेहमानों का फिलहाल के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वहीं 3 दिसंबर को भी ये पता चल जाएगा कि कांग्रेस इन 5 राज्यों में अपना सरकार बनाती है या फिर भाजपा ये बाजी मार पाती है। जी हां, आज मध्य प्रदेश में और छत्तीसगढ़ में दूसरे चरण का मतदान हुआ है। छत्तीसगढ़ में 70 सीटों पर, वहीं मध्य प्रदेश में 230 सीटों पर मतदान हुआ है और अभी तक का मतदान प्रतिशत जो है वो मध्य प्रदेश में 61% है। वहीं अगर बात कर ले छत्तीसगढ़ की, तो छत्तीसगढ़ में मतदान समाप्त हो गया है 5 बजे शाम, लेकिन वहां पर 91% अभी तक मतदान हुआ है और ये एक बहुत बड़ा आंकड़ा देखा गया है। जी हाँ, 91% मतदान हुआ है। वहीं मध्य प्रदेश की बात कर ले तो मध्य प्रदेश में जो मतदाताओं की लाइन है वो लंबी कतारें अभी भी लगी हुई हैं। उनमें एक गजब का उत्साह और उमंग देखने को मिल रहा है और वहां पर वोटिंग की टाइम 1 घंटे और बढ़ा दी गई है मतदाताओं की लाइन को देखते हुए। बता दें, मध्य प्रदेश में चुनाव की तैयारियां जितनी जोरों पर थी उतने ही उत्साहित वहां के मतदाता भी दिखाई दिए हैं। जहां एक तरफ बीजेपी जोर लगा रही है तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस ने भी बड़े चेहरों को रणभूमि में उतारा था और इसका परिणाम अब क्या हुआ है ये देखने को 3 दिसंबर को मिल जाएगा। वहीं अगर बात कर ले लाडली बहन योजना की और चुनाव के इस सारे खेल की, तो महिला फैक्टर क्या ये सारा खेल बदल सकती है? ये सारी बातें, ये सारे अटकलें, ये सारी जितनी भी बातें वादे किए जा रहे, जितनी घोषणाएं की जा रही, ये सारी चीजें 3 दिसंबर को साफ हो जाएंगी। और अगर बात करें लोकसभा चुनाव की तो वो भी बेहद नजदीक है। तो चुनाव के हर मुद्दे पर हमारी रहेगी खास नजर। फिलहाल के लिए नमस्कार और देखते रहिए केकेडी न्यूज।